ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आज है वर्क एंड पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 1। बहुत अच्छा लिखा यार तुमने, इसने एरो वेरो बना के खूब सुंदर डिजाइन बनाई है। ठीक है, तो पहले बताओ, तुम ही बताओ, है ना, तुम्हें पता होगा ना वर्क क्या होता है। बताइए, वर्क डिफाइन करिए, आपने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी थी, सॉल्व है। अब आप बताइए नदीम क्या होगा, हिंदी में बता दो यार, कोई बात नहीं। एक ब्लॉक ले लेते हैं तुम्हारे लिए, चलो ठीक है। ठीक, इसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया, इसका मास m कर देते हैं। अब तो वर्क बता दो। अब रेफरेंस पॉइंट ही बना देते हैं, ये पॉइंट A है और आगे एक पॉइंट क्या है B, है ना। अब मैंने बोला कि टाइम भी लिख दिया तुम्हारे, चलो ये t इज इक्वल टू 0 सेकंड। अब वर्क कैसे होगा तुम्हारे हिसाब से? अभी उस लड़के ने बोला वही बोल दो यार, सुन नहीं दे क्या? क्या सुन रहे थे, पतंग जो उड़ा रहे थे हम अरे ये भी सुन लो। क्या करें इसके ऊपर अपन एक एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम t सेकंड के बाद हमने ये पाया कि इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, और मान लेते हैं आफ्टर t टाइम कहां पहुंच गया, स्मॉल m लिखा हुआ, ठीक है। ये ब्लॉक पहुंच गया B पॉइंट पर, तो कहेंगे जो चेंज इन पोजीशन है ना, तो ये डिफाइन करती है कि यहाँ पर वर्क हुआ, है ना। और कैसे हुआ, अपन ने फोर्स लगाया, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, वर्क डन। देखिए वर्क की डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अभी मैं 2-3 केसेस बनाऊंगा और पूछूंगा क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसेस इट, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हुआ, मतलब कि कह रहे हैं कि जब फोर्स हो और उसको डिस्प्लेस करे तभी, है ना, ये कंडीशनल हो गया। ठीक, आगे लिखिए, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी, इज said to be, it is denoted by capital W, ठीक है, and it is a scalar quantity, and scalar quantity, शॉर्ट में लिखें, ठीक। ठीक, अब फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, F अप्लाइड ऑन अ बॉडी, and the displacement is t लिखा हुआ है, ठीक है, कितना है, then W will be equal to what, ये स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में वर्क स्केलर कब आ सकता है, जब ये दोनों क्या हो, एक डॉट प्रोडक्ट में, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है बेटा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हेडिंग बना दी है यहाँ पर, यहाँ नोट कर लो फिर बताएंगे, जल्दी करो नोट, हो गया। चलो देखो इस केस में क्या कर दिया हमने फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। देखो इस बार जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे वो अलोंग द प्लेन था, यानी कि अलोंग द सरफेस था, एक्स एक्सिस की दिशा में था, है ना। तो मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में अपन ये मोशन करेगा, डिस्प्लेस होगा। ये कैसा मोशन है, ट्रांसलेशन या फिर लीनियर मोशन। ये कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास में। जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो फोर्स, तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए तो ट्रांसलेशन या फिर लीनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने देखा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज सेम, सो इट इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, चेंज कर दिया डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैंने कहा एक एंगल थीटा पर, ये थीटा किससे, विद द एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। तो एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ
क्या है, मोशन एक्स एक्सिस वाली लाइन पर ही ये मोशन करेगा। रेफरेंस लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस। जब भी ये ब्लॉक मोशन करेगा तो वो कहाँ करना चाहिए भाई, इसी सरफेस के अलोंग मोशन करना चाहिए। सरफेस अगर वो छोड़ देगा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं बन जाएगा, या फिर वर्टिकली अपवर्ड नहीं बन जाएगा, तो वो लीनियर मोशन कहाँ रह जाएगा, है ना। तो इस केस में ध्यान रखना, तो देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, होगा कि नहीं होगा, दो कंपोनेंट। अब तो एफबीडी अच्छे से सीख गए हैं, तो एक हो जाएगा आपका एफ cos थीटा, एक हो जाएगा एफ sin थीटा, ठीक। और वर्क का जो फॉर्मूला था, सुनना, वर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, बताओ, फोर्स, ठीक है। और डेफिनेशन अगर याद करें, इसको कुछ नहीं आता, जिसको ये नहीं पता यार ये क्या है फोर्स डॉट, ये डॉट वर्ड में क्यों है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ना। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि सर ये स्केलर होगा, चलो मान लेते हैं, लेकिन अपन को नहीं है, ये भी फॉर्मूला भी नहीं याद है, लेकिन हमें डेफिनेशन याद है। तो आपकी जो डेफिनेशन थी वो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, देखो यहाँ पर पढ़ो जरा, इसको क्या लिखा हुआ है, When a force acting on a body displaces it, जब वो डिस्प्लेस करने में काम आए वो फोर्स, तभी उसकी वजह से वर्क होगा। अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है तो वर्क नहीं होगा। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया एफ साइन थीटा, तो इसको ऊपर ले जाता, और हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेस होने की, तो एफ साइन थीटा तो काम ही नहीं आ रहा हमारे, आ रहा है काम तुम्हारे। एफ साइन थीटा अगर लगेगा तो वो ऊपर ले जाएगा ना, तो वो तो डिस्प्लेस कर नहीं रहा, लीनियर मोशन तो कर नहीं रहा, तो उसके वर्क होगा क्या, ठीक। एक और तरीका, दूसरा तरीका क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है या डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है, एक और तरीका होता है, यहां से देखो ध्यान से, एफ साइन थीटा, अब यहां पर इज परपेंडिकुलर टू, गलत है क्या, परपेंडिकुलर है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट के, और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस ऑफ थीटा आता है। कॉस थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। जिसको मैथ से पढ़ना है मैथ से पढ़ लो, जिसको डेफिनेशन से पढ़ना है डेफिनेशन से पढ़ लो, दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा कि एफ साइन थीटा कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्क में वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो कौन करेगा, जब मैंने देखा कॉस कंपोनेंट में, जब मैंने देखा ध्यान से देखा, तो यह जाएगा एफ कॉस थीटा इज पैरेलल टू, है ना, देखो ना ये डायरेक्शन दोनों की सेम, ये कोई डिफरेंस पोजीशन हो गई, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई, डी वेक्टर तो यही होगा ना बड़े भाई, ठीक है। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया कि भाई जब भी कांस्टेंट फोर्स होगा तो जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, एफ cos थीटा इनटू डी। आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, अरे भाई जब पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना, जीरो, और cos जीरो क्या होता है, 1, तो बचेगा क्या, एफ cos थीटा इनटू डी तो बचेगा। कंपोनेंट को भी आप अगर चाहो तो फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। तो यहां से लिख लीजिए फटाफट, क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखवाएंगे सिर्फ इसमें, क्योंकि डेफिनेशन लिखवा दी ऑलरेडी। क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। कहोगे ये तो गलत हो गया यार, पढ़ाया अभी सब कुछ फोर्स का कंपोनेंट, आप बोल रहे हो कि कंपोनेंट किसका निकालो, डिस्प्लेसमेंट का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लो, इसको भी देख लो, क्यों हमेशा एफ को ही ट्रीट करेंगे क्या, अरे डी को भी तो कर सकते हैं, डी का भी तो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से भी तो बन सकता है डी cos थीटा, आंसर तब भी सेम आया, क्योंकि डी sin थीटा कहां चला गया, परपेंडिकुलर, तो वो एफ के परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर से वो वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो बचा कौन, सिर्फ डी cos थीटा ही तो है जिसमें वर्क डन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होने चाहिए, तभी आपका वर्क पॉसिबल है। जब साथ में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा वर्क, और अपोजिट हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, वर्क तो होगा ही, ठीक। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखा तो यार कंपोनेंट तो उसका भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर और करके लिख लो, दोनों तरीके सही हैं। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ में आएगा कि डी का कंपोनेंट भी रिजॉल्व किया जा सकता है। बस सीखने की बात ये है कि जो भी कंपोनेंट फोर्स का होगा और जो भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का होगा वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होनी चाहिए, बस इतना याद कर लो, डिस्क्लेमर देके दिमाग में, ठीक। इससे ज्यादा कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
तभी आपका वर्क होगा। अगर साथ में है, पैरेलल है, तो हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा, और एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट है तो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा। खत्म। क्योंकि cos 180 क्या होता है? -1। समझ में आ रहा है? यही है, सिंपल। चलो यहाँ लिख लो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सही हैं। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है, जो अभी केस है हमारे सामने, उसमें जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अगर हमें कंपोनेंट नहीं, हमें ओरिजिनल फोर्स के फॉर्म में लिखना है, तो अपन देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखना, आंसर सेम आने वाला है। इन वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं तो यार ये एफ कॉस थीटा तो एफ का ही कंपोनेंट था ना, अपने को अच्छे से पता है यार। एफ डॉट डी करोगे तब भी तो यार ए डॉट बी वेक्टर होता था, ए बी। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना हमेशा, तो इसका मतलब आई कैन रीराइट इट एज एफ डॉट, तब भी तो सही है। ठीक, और ये इसका क्या आएगा, हमेशा स्केलर ही तो आएगी वैल्यू। ठीक है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज विल ऑलवेज गिव यू अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। लिख लो भैया, सब बोल रहे हैं, हम आज ऐसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोगों को पीछे इतनी मेहनत से पढ़ा के आ रहे हैं ताकि आगे स्पीड में बढ़ा सके। और ये क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस, अब क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो पता ही है। व्हाट इज दिस? वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो। लिख लो फटाफट। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब वैल्यू ही कांस्टेंट नहीं है तो हर एक इंस्टेंट पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक इंस्टेंट का हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और सारे इंस्टेंसेस को अपन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, या तो डिस्प्लेसमेंट के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लो जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, एफ डॉट डी आर कर सकते हैं, तो वेरिएशन इन फोर्स वो बहुत मिनिमम हो जाएगा, जिससे कि अपन क्या मान लेंगे कि ओवरऑल जो फोर्स है वो क्या है, एक एवरेज वैल्यू लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जब मैंने कहा कि यार जो मैं 10 मीटर कर रहा हूँ तो 5 मीटर में 2 न्यूटन लगा रहा हूँ और अगले 5 मीटर में 10 न्यूटन लगा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको और छोटे छोटे हिस्से कर लो। 10 मीटर को हमने कर दिया कि भाई चलो 1 मीटर कर लेते हैं, 10 हिस्से हो गए। 10 हिस्से हो गए तो अब क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स निकल जाएगा, और हर 10 हिस्से के लिए हम अलग अलग करके अपन क्या करें, सॉल्व करेंगे, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो देखना हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तो 2 पॉइंट के बीच में लिखिए फॉर अ वेरिएबल फोर्स वर्क डन अच्छा, ये वेरिएबल फोर्स की डिफिनेशन लिखवाएं क्या? अच्छा मुझे ये बताओ जरा बेटा, तुमसे पूछ रहे, तभी ये डिसाइड होगा कि लिखवाएं कि नहीं लिखवाएंगे। 2 न्यूटन ईस्ट में लगा रहे हैं, फिर 2 न्यूटन हमने साउथ में लगा दिया, दोनों फोर्स सेम है? हाँ, लिखो 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 लिखो। कह रहा हाँ, डायरेक्शन का खेल है, तो वेरिएबल हो गया ना बड़े भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन, तो कई बार क्वेश्चंस में ये चीज होगा, तो यही बात लिखवा देते हैं ताकि क्वेश्चन में गलतियां ना करें। लिखो वेरिएबल फोर्स के बारे में लिखो। इफ द फोर्स अप्लाइड on a body is changing, अब चेंजिंग के आगे 3 चीजें लिखना, ठीक है। चेंजिंग द डायरेक्शन क्या बदल रहा है, अपनी दिशा, उसके आगे लिखना और अथवा, और क्या अपनी वैल्यू बदल रहा है, मैग्नी या फिर दोनों बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में, द फोर्स इज said to be
then the force is said to be variable. याद कर लो नदीम, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है। Suppose a body is displaced from P1 to P2, लिखो क्या है, that a body is displaced, कहाँ से डिस्प्लेस किया हमने, from P1 to P2, due to applied force, due to ठीक है। अपन लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और P1 से P2 क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ टेक dr as elementary displacement of body between P1 to, एलिमेंट्री मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया था ना, वेरी स्मॉल, है ना, P1 से P2 के बीच। देन dw क्या हो जाएगा, देन dw मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल वर्क डन। इसके लिए क्या होगी, उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा डॉट dr वेक्टर। किसी को नहीं आ रहा है प्लीज पूछ लीजिए मुझसे, यहाँ तक कुछ भी समझ में ऐसा ना आया हो, आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये रेफरेंस पॉइंट P1 है तो रेफरेंस P2, ठीक। अब हम लोग P1 से P2 तक क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये m मास का एक बॉडी है जिसके ऊपर अपन फोर्स किसी डायरेक्शन से लगा रहे होंगे, और जब फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स भी वेरिएबल फोर्स है। तो मैंने क्या किया, इसको छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया। कितने हिस्से किए होंगे, आपके इनफिनिटली स्मॉल हमने एलिमेंट्स के फॉर्म में अलग अलग कर लिया। तो सबसे छोटा हिस्सा था डिस्प्लेसमेंट का, वो कितना आया, वो dr वेक्टर। अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट, तो dr भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर का ही छोटा सा हिस्सा है। अब मैंने क्या किया, अब हर एक इंस्टेंट के लिए मैंने क्या निकाल लिया, वर्क। कैसे, अब जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल ही तो वर्क होगा। छोटा अगर आपको डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा खसकाना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा ही तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोमीटर अब खसकाना है तो फिर, है ना, हो सकता है 1 किलोमीटर पहले ही 4 लोग कंधे पे उठा के, है ना वो तो हो सकता है ना। तो अब यहाँ पर dw का मतलब मैंने क्या सिखाया था, किसी भी क्वांटिटी के आगे d लग जाए मतलब उसकी बहुत छोटी सी वैल्यू है ये, तो पूरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं, ऐसे केसेस में अपन इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्या करता है, सेम वैल्यू को तब तक जोड़ता है तब तक पूरी वैल्यू कंप्लीट ना मिल जाए, यानी कि टोटल वैल्यू ना मिल जाए। तो ये तो छोटा सा वर्क है फॉर dr डिस्प्लेसमेंट। तो पूरा निकालना तो क्या करेंगे अपन, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें कहां से कहां तक, 0 से w, यहाँ पे P1 से P2, बस कर लो, ठीक है। तो w का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको लिखेंगे फाइनल, कैसे लिखेंगे, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स हो जाएगा P1 से P2, हो जाएगा F डॉट dr, ठीक बेटा। ये हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे देन आपको समझ में आएगा कैसे किया जाता है। अगर किसी ने तुमसे बदमाशी करी और बोला कि यार ये सिंपल हो गया, जरा कॉम्प्लिकेट करो इसको, और बोला कि r को पोजीशन वेक्टर से रिप्लेस करो, तो पोजीशन वेक्टर से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, सिंपल। ये 1D चल रहा था तो पोजीशन वेक्टर आएगा तो 2D बन जाएगा क्या, नहीं, 1D को ही अपन 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ रेफरेंस फ्रेम की तरह। मतलब ये क्या होता है, हम ऑब्जर्वर, हम भी अब इसके केस में आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन पे बैठा रहता है, ठीक है। इसको नहीं आ रहा पोजीशन वेक्टर, है ना। चल देख, P1 पॉइंट है तो उससे लोकेट करता हूँ, ठीक है। तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, यहाँ से अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैं ऐसे उंगली दिखा रहा हूँ, ऐसे तुम भी दिखाओगे, दिखाओ जरा, देखें, दिखाओ। अब इसका और इसका जरा अलग अलग एंगल होगा कि नहीं होगा,
एक ही उंगली को, अरे भाई एक ही हाथ भाई, ऐसे थोड़ी ना है, 1 2 3 ऐसे करते हैं। एक ऐसे है, तो अब अगर मुझे P2 पे जाना है तो मैं इसको एंगल चेंज कर रहा हूँ ना, देखो तो तुम्हारा भी एक रेफरेंस होगा कि नहीं होगा। तो भाई कह रहा है ऐसे नहीं 1 2 का 4 करेंगे है, ऐसे नहीं होता भाई, फिजिक्स है। तो यहाँ पर एक बार उंगली थी तुम्हारी, फिर एंगल चेंज किया और दोनों की जो लेंथ दूरी हो गई वो अलग अलग होगी तुमसे, ठीक। तो इसी कहते हैं पोजीशन वेक्टर बड़े भाई, ठीक। वो जो उंगली है वो डायरेक्शन है, ठीक है। संभाल के करना। मतलब चला 2 3 4 उंगली से दिखा दी कहीं भी जा रही। तो ये ऐसे हो गया, तो ये R1 R2 हो गया ना। तो देख बेटा ध्यान से, P1 P2 के बीच डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि कहां से कहां पे जा रहे हैं। तो 1 से 2 पे जाएंगे तो क्या होगा भाई, रिजल्टेंट उनके बीच डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर में, बस बहुत बढ़िया। R2 माइनस R1 हो गया, R1 माइनस R2 होगा। बताओ ये ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे करो जैसे ऊपर जी वो नाराज चल रहा है। बताना है, गलत ही बताना है। ये क्या मतलब, हमने पूछा करे नहीं हम नहीं बताएंगे। ये क्या मतलब पूछ के बता रहे हैं, हमारा मन नहीं है, आज जाओ अगली क्लास में पढ़ लेना इसको थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की मदद से निकाल सकते हैं। मैंने नोटेशन सिखाए थे, R1 2 R2 1, थोड़ा जाके पलट लेना, है ना। क्या होता है वैसे R1 2? शर्म आनी चाहिए, एक्चुअली क्या है ना, हंसते रहते हैं, सीरियस होना चाहिए। गुस्सा वाला छड़ी लेके आओ और लो हंटर फेंक के मारो, कैसे नहीं बताया, क्योंकि हम लोग मार खाते थे। टीचर पूछेगा और नहीं बताएंगे तो अपन मार खाएंगे। वो देखो रिलेटिव लॉस चली गई, मतलब अलग ही दुनिया में। पोजीशन वेक्टर मतलब बेसिक मैथमेटिक्स से जंप करके गई और कहाँ रुकी, जहाँ किसी ने मोशन प्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी है वहां चले गए। ये एक्चुअल माइनस रेफरेंस, ठीक है, सब मतलब जलेबी बनी हुई है। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा उस केस में P1 P2 को रिप्लेस किससे कर देंगे, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू R1 से, और अब ये dr किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, पोजीशन वेक्टर वाले। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये P1 P2 का रिप्लेस हो जाएगा किससे, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, देख लेना तुम। बता दे, नहीं बता देंगे मतलब क्या है ना। आप वो डिपेंड करता, हमने बोला हुआ वीडियो देखना, उसमें बोला हुआ है कौन सा रेफरेंस, कहाँ आपका पहला कौन सा वेक्टर ले रहे हो, P2 से P1 जा रहे हो या P1 से P2। वैसे देखा जाए तो अभी अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो पैरेललोग्राम और 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। अरे ये है तो सिंपल वही एडिशन ऑफ वेक्टर ही ना। अरे जब मैंने बोलता 2 वेक्टर जुड़े होते हैं, 2 वेक्टर जब आपके जुड़े होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया जाता है। तो आप कहीं रिजल्ट ये आएगा, मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट क्या होगा फिर। तो जब ये वाला पॉइंट निकालने जाओगे तो आपको सबट्रैक्शन दिखने लगेगा, तब उस केस में एक वेक्टर को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करोगे तो यही आपका रिजल्टेंट आएगा। देखना इस केस में आंसर आ जाएगा यार तुम लोग का, ये आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे ही एक को पलटोगे तुरंत ट्रायंगल लॉ लग जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें दिख जाएगा R1 माइनस R2 होगा या फिर R2 माइनस, तो जाके थोड़ा पढ़ो, ठीक है। बोला था आज क्लास में कि हम बताएंगे नहीं पढ़ना, बोला ही था, तो वो कहाँ पड़ता है, दया आ जाती है। चलो वैसे ये वाला आंसर निकाल सकते हो अभी के अभी नहीं बताएंगे, चलो आज सख्त होना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये करो कार्टेशियन फॉर्म। तो जो इतनी देर से हम ज्ञान दे रहे थे वो ज्ञान इसी के लिए दे रहे थे, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन में क्या होगा अपन, अब देखो कोई एक पाथ है जो कि आपका क्या आर्बिट्रेरी पाथ है, कोई फिक्स आपको दिख नहीं रहा है, तो किसी भी एक इंस्टेंट की बात होगी, ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, किसी एक इंस्टेंट पर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और फिर यहीं से निकलेगा आपका एफ डॉट ds, यानी कि एफ ds कॉस थीटा। फिर क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, जो आपके 2 पॉइंट हैं उसके हिसाब से। तो कार्टेशियन में सर तो x होता है, y होता है और z प्लेन होता है ना। तो अगर 2D पढ़ेंगे 1D पढ़ेंगे तो सिर्फ चाहे x ले लो, चाहे y ले लो, चाहे z ले लो। जब प्लेन पढ़ेंगे यानी कि x एक्सिस आ जाएगी और y एक्सिस, और जब 3D पढ़ने लगेंगे तो x y z। तो कार्टेशियन कहने का मतलब क्या है, ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, तो एक x के लॉन्ग होगा, एक y के लॉन्ग होगा और एक z के लॉन्ग भी हो सकता है अगर ये 3D में है, ठीक। चीजें आसान तभी लगेगी जब मोशन इन प्लेन आता रहेगा, नहीं तो गए हो।
लिखो when magnitude and direction of the force, when magnitude and direction of force varies with position, मतलब हर पोजीशन पर ये वैरी कर रहा है, ठीक है। देन वर्क डन बाय द फोर्स, then work done by the force for infinitely small displacement dr vector is क्या हो जाएगा, dw is equal to f dot dr, या फिर ds, इस केस में ds लिया है मैंने तो उसको चेंज मत करो। ये नोटेशंस याद करने की क्या ही जरूरत है, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे ए से बी के बीच में, तो यहां जाएगा डब्ल्यू ए बी, देन फॉर ए टू बी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट लग जाएगी कहां से, ए टू बी, एफ डॉट, ठीक है बेटा। ठीक, कॉस कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, यही तो होगा स्केलर फॉर्म में, ठीक है। लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, आता है थोड़ी देर बात करेंगे, पूछेंगे तो क्या पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, अब बात करते हैं कार्टेशियन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक स्लाइड ऐड कर रहे हैं बस। रिकॉर्डिंग बंद कर दे नहीं तो। चलो भाई आगे बढ़े। हाँ अब ठीक है, तो कार्टेशियन पढ़ रहे थे अपन, किचन क्यों मिला, ये भी ना रहा सच में पूरा सिस्टम ही हैंग कर रहा है। चले भाई, स्लाइड ऐड हो गई होगी यार, ऐसा मत बोलो। चलो अच्छा रुको, ऐड करने की मान गया तो कहाँ गया, लेकिन ये वाला अच्छी खासी स्पीड खराब कर दी तुमने। तो वीडियो को तो बनाना है, लिखो 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 फटाफट लिखो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, मतलब एक्स वाई और जेड। अरे मुकुंद ऑनलाइन पढ़ रहा है, कह रहा है सर स्प्रिंग के बता दीजिए। बेटा वो अभी स्प्रिंग वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, कार्टेशियन मतलब क्या होता है बताइए। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप प्लस एफ जेड के कैप, यही तो होता है ना। मतलब आपका कोई भी फोर्स है उसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मतलब वो कहीं स्पेस में ऐसे, जैसे ये बाहर है पेन, इसकी क्या होगी शैडो तीनों पे पड़ेगी ना, तीन कंपोनेंट बन सकते हैं, पॉसिबल ना। ये मैंने प्लेन में सिखाया था, तो अब ये 3D तो नहीं बना पाएंगे इसके आगे। अगर हम यहाँ बनाएंगे तुम कहोगे सर ये तो दो ही बनेंगे, है ना, तो वो दिक्कत होगी, ठीक। तो वो कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से तीन अलग अलग वर्क डन भी देखेंगे फिर। तो वहां पे ds के भी, तो ds के मतलब यानी कि s वेक्टर के भी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बताओ, sx i प्लस, ठीक है। तो वर्ग लिखना है तो अगर हमें d के फॉर्म में लिखना है तो d लगा देंगे, क्या करना है ना, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये है कि अपन इसको चाहे तो x y z के फॉर्म में लिख ले,
है ना। तो यहाँ से ds वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या, dx dy और मेरा ठीक ही है, बात तो वही है ना, हमें समझना है उसका मतलब क्या है बस, कि नोटेशन में कुछ रखा नहीं है। ठीक, तो आप चाहे ये पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो। ठीक, ये क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट के लिए और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो वर्क डन कैसा दिखेगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, उसमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए WAV इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, यहाँ हो जाएगा fx I प्लस fy g प्लस z ठीक है, डॉट dx I dy j प्लस dz। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ f डॉट ds को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया। ठीक है, अब अगर इसको स्प्लिट करें तो आपको अच्छे से पता है i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट k भी 0 होता है। यानी कि अगर देखा जाए ध्यान से तो जब dx को हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर सिर्फ एक ही बार आएगा fx dx, बाकी बार तो 0 ही तो आना है बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, बिकॉज ये i जैसे ही j से मल्टीप्लाई होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर अपन j को करेंगे तो j सिर्फ j के साथ 1 देगा, बाकी सबके साथ 0 देगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूं तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, यहाँ पर x a से x b fx dx प्लस यहाँ से y a से y b fy dy, फिर यहाँ पर z a से z b। इसको समझने में किसको परेशानी हो रही है मुझे बताइएगा, इसका मतलब किसी को ना आए तो प्लीज पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर ध्यान से देखो ये x a y a z a क्या है, सिंपल है यार, ये देखो ना dx dy dz था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है वो a से b में कितना चेंज हो रहा है। तो पहले x a रहा होगा, बाद में x b रहा होगा। ये तो x एक्सिस में वैल्यू जो होती है वो लिखी हुई है ना, d लगा मतलब कि स्मॉल वैल्यू की बात हो रही है, ये पूरी वैल्यू की बात हो रही होगी। ठीक, तो मतलब a और b की जो पोजीशन रही होगी तीनों अलग अलग प्लेन में, तो कैसी रहेगी, एक ही x एक्सिस में x के फॉर्म में रहेगी, y वाले में y के फॉर्म में और z वाले में। तो a आपका अगर x एक्सिस देखेंगे तो x हो जाएगा, ठीक, और y में y हो जाएगा और z में। तो ये रेफरेंस बता रहा है किस पॉइंट का रेफरेंस कंपोनेंट है ये। ठीक है, लिख लीजिए, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि अगर किसी ग्राफ से अगर हम लोग क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं वर्क डन, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही है ना। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसमें एरिया निकालते टाइम हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट में मिल जाए तो वहां पे वर्क निकाला जा सकता है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फिर भी नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ आओ, आगे बैठो, आगे बैठो, तुम्हारे लिए हम अभी सेवा करते हैं तुम्हारी। लो C4 भी कर दिया आपने। चलो अब तुम बताना, लेकिन तो पीछे देखो ये क्या है, F, ये R की जगह ध्यान से देखो, ये R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर भी देखो तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हो गया ना। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है और ये क्या है फोर्स, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट जब ग्राफ बनेगा तो जब भी इधर निकालेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो वर्क का फॉर्मूला वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि अगर अपन एरिया निकालते हैं एफ आर या फिर एफ एस कर्व में तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। जितने इंटरवल का एरिया निकालोगे उतने इंटरवल का वर्क डन आपको निकल जाएगा। यानी कि जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या किया है अब, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, P1 से P2 का तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है, आप निकाल भी लोगे, लेकिन यहाँ पर तो ये कर्व है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो हम लोग ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज जानते हैं, है ना। आपका रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब क्या हो गया भाई, ये सब आपके चतुर्भुज हो गया, मतलब 4 साइड इसमें होता है शेप में। तो इनका एरिया का फॉर्मूला सिंपल होता है, ठीक। तो हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी पता है, तो कुछ जो यूनिफॉर्म शेप्स हैं उनका फॉर्मूला तो एरिया का अच्छे से पता है, लेकिन ऐसे केस में कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है।
तो ऐसे केस के लिए क्या करते हैं हम लोग, पतली पतली इनफाइनाइटली स्मॉल क्या करते हैं, स्ट्रिप बनाते हैं। स्ट्रिप कैसी होती है, हमेशा रेक्टेंगुलर होती है, और रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखो ये कर्व बना हुआ है, मैंने कहा कि बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे, तो ये जो है ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, तो अगर इसको हम स्ट्रेट मान भी लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक इस तरीके से हम इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे, और हर बार ऐसे करते करते सारे रेक्टेंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया, और सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन। क्या मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। चलो लिखो, लिखिए, इसको मिटा दे पूरा। लेट अ body whose initial position is r1, whose initial position is r1 vector is acted upon by a variable, is acted upon by a variable force, by a variable force F such that it acquires final position R2 vector। ठीक है, हो गया। फिर फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिखिए, फॉर a small displacement dr from r। अब ये क्या लिखा है मैंने, इस लाइन को समझना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर कह रहे हैं कि अपन r पे थे, ठीक है, कोई से r1 r2 के बीच में कोई पोजीशन r है, वहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dr, तो नई पोजीशन क्या होगी, r प्लस dr ही तो होगी। तभी आप r प्लस dr माइनस r करोगे तो क्या मिलेगा, dr मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो dr क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाली लाइन पहले अपन कहाँ है, यहाँ, ठीक है, और अपन क्या कर रहे हैं, dr डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो dr डिस्प्लेस होंगे तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, r प्लस, ठीक, जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, dr ही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लिख डालो इसको, आगे लिखिए इसमें। then the work done एक मिनट बेटा, then work done for small displacement dr क्या हो जाएगा, w is equal to f dot dr, फटाफट लिखो फटाफट, ठीक है। स्मॉल वर्क डन, फिर क्या हो जाएगा, तो अगर अपने को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है बिटवीन, सिमिलरली फॉर टोटल वर्क डन बिटवीन R1 एंड R2। एसी नहीं चल रही क्या बेटा, ठंडी हवा आ रही है उसमें से, ये हवा ले रहा अकेले अकेले।
अरे नहीं, हम तो ऐसे ही कह, तुम मोबाइल लो यार, है ना। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वॉट, समेशन ऑफ वॉट, DW फ्रॉम R1 टू, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पर क्या कर रहे हैं, ये DW जो अपन निकाला है इसको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे कब तक, टोटल वर्क डन, यहाँ समेशन लगाया बेटा, ठीक है। तो इसको अगर और लिखना चाहें अच्छे से क्या लिखेंगे यहाँ पर, R1 से R2 ये जाएगा F डॉट dr, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया, क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। क्या है कर्व का नाम, क्या लिखते हैं, P1 P2 NM, एरिया P1 P2, ठीक है बेटा। ये हो गया, क्या हो गया, नहीं है कैफ, पढ़ नहीं रहे हो आज, मजा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है गुरु, बता नहीं रहे हो, नाराज चल रहे हो। देखो अब देखो ये छोटी सी स्ट्रिप है, ठीक है, देखना आप, तो अगर आप समझ पाओगे तो समझ जाओगे। अब ये तुम लोग जो है ये समझो कि ये जो स्ट्रिप है वो बहुत पतली है, ठीक है बड़े भाई, तो कर्व वाला एरिया तो रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर इसको अपन क्या कर रहे हैं कि हम r की वैल्यू साथ में बदल रहे हैं, ठीक, तो R1 से इसका मतलब क्या होता है, हर बार सेम वैल्यू को जोड़ो, लेकिन हर बार r की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ बाई 1 प्लस 1 कर देंगे, तो R1 प्लस dr, फिर R1 प्लस dr प्लस dr, तो हर बार dr चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहला क्या रहा होगा, ऐसा रहा होगा, पहली वैल्यू आएगी R1 प्लस dr, दूसरी वैल्यू क्या आएगी R1 प्लस 2dr, फिर R1 प्लस 3dr, इस तरीके से कब तक, जब तक अपन R2 तक ना पहुंच जाए, पहली बात तो ये, ठीक है। तो वो क्या करेंगे अपन, यहाँ वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये dr हटता जाएगा, चेंज होता जाएगा, है ना, ये चेंज होता जाएगा, और सबके बीच में क्या आएगा, एक प्लस का साइन। तो पहला क्या रहा होगा, पहला रहा होगा सर f डॉट dr, दूसरा क्या रहा होगा f डॉट dr प्लस ये, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2f dr, क्या लिखूंगा 2f dr, f डॉट dr, और तीसरी बार क्या कहूंगा 3f डॉट, इस तरीके से करूंगा कि नहीं करूंगा। तो ये हो गया बड़े भाई, ठीक है, इसको कहते हैं dw, इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक, ले क्या लिखा था यार, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक। तो इसको समेशन कहते हैं, इसको सॉल्व करके हमने ये पाया कि जो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या ही मिल गया, एरिया ही मिल गया पूरे ग्राफ का। तो अब क्या हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, नहीं, हम सीधे क्या निकाल लेंगे, एरिया। अगली बार जब ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। जिसको अभी भी ये भी नहीं आया तो उसके पास इंटीग्रेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसको ये नहीं आ रहा है उसके पास इंटीग्रेशन है, जिसको दोनों नहीं आ रहा है उसके पास भगवान है ना, जय माता दी करके ABCD लगा दे, ठीक। जितने भगवान है सबका नाम ले लें, लेकिन कोई नाराज हो गया तो पेपर ही करता हूँ। अब मैंने जो टर्म इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क, है ना, स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने कि अगर थीटा 0 रहेगा तो पॉजिटिव वर्क रहेगा, थीटा 180 रहेगा तो नेगेटिव वर्क रहेगा। तो उसमें एक और चीज धीमे से भी ऐड करेंगे आगे चल के कि वहां फोर्स की वैल्यू भी तो डिफाइन करनी जरूरी है। मैंने बोले -2 न्यूटन, सही बोल रहा हूँ क्या? अगर अच्छा मैंने ये बोला, चलो एक सवाल अच्छा है, ये कॉमन सेंस का सवाल है, मैंने बोला भाई एक कैपिटल मास है, मैंने इस पे बल लगाया -2 न्यूटन, सही है गलत है? सही हो सकता है, लेकिन अगर रेफरेंस लाइन दे दें, मैंने कहा कि इस तरीके से लगा रहा हूं कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रपोज्ड मोशन था वो x एक्सिस पॉजिटिव x की तरफ था, और मैंने बल लगा दिया -2 न्यूटन। अब ये डिफाइन हो सकता है। अब क्या हो गया, मतलब मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या है, नेगेटिव x की तरफ। प्रपोज्ड मोशन आपको रेफरेंस दे रहा है, रेफरेंस वाला डायरेक्शन कौन सा था, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट नेचर है हमारे फोर्स का, गलत नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ बोलेंगे -2 और कुछ नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन बहुत जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो फिर से देखो, यहाँ पॉजिटिव वर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिर से अभी ये पढ़ के आ रहे हैं, तो f cos थीटा, अब इसको ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पांसिबल होगा मोशन के लिए, दैट इज f cos थीटा। f cos थीटा कर ये s डिस्प्लेस हो रहा है, s अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो थीटा जब लेस देन क्या 90, तो याद करने का तरीका ये ऐसा है, थीटा लेस देन 90 तो w क्या हो जाएगा
पॉजिटिव। ये थीटा किसके बीच में है? एफ एंड एस के बीच का एंगल है। समझ में आया? तो मैं ऐसे कहता हूं थीटा क्या है भाई? एक्यूट बिटवीन एफ एंड एस, देन डब्ल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? अब इसमें भी एसटीसी है, इसमें बेसिक मैथ है, लेकिन अब दिमाग लगाने वाली बात है। बेसिक मैथ तो ब्रह्मास्त्र है, वो पूरी फिजिक्स पूरी मैथ सब जगह लग जाएगा। केमिस्ट्री में लगा लो कहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही रहते हैं, चाहे कोई भी एंगल हो। तो जब कॉस पॉजिटिव रहेगा, एफ और एस तो एक ही डायरेक्शन जाने वाले हैं, वो पॉजिटिव ही रहेंगे, तो अपना काम बन ही जाएगा। तो ये वर्क पॉजिटिव। नेगेटिव के लिए क्या होगा? ये लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें जो ये वाला केस है जरा देखो, ये क्या कह रहे हैं, इसकी बात करते हैं सिर्फ। ये क्या है? फ्री फॉल का कंडीशन है कि नहीं है? किसी एक हाइट से बॉल को छोड़ दिया होगा, ठीक? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज mg। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा है ना। धरती माता हमेशा क्या करती है? नीचे। ये हो गया जरा mg। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नीचे। अरे भाई ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नीचे ही तो आएंगे। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल। तो a टू b वेक्टर तो नीचे ही आ रहा है। थीटा क्या बन गया? 0। w क्या आ गया? अरे भाई थीटा लेस देन 90 नहीं है क्या? 0 बड़ा होता है क्या? कंडीशन पीछे पढ़ा के आ रहा हूं ना, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अब इसको कहते हैं नेगेटिव। जरा अब इस बॉल को अपन क्या करते हैं? नीचे से ऊपर फेंकेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट कहां चला गया? ये फाइनल ये मान लेते हैं। mg क्या होगा? थीटा कितना हो जाएगा? होगा या नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, स्प्रिंग वो कह रहा था, मुकुंद कह रहा था, देखो यहाँ है भी स्प्रिंग वाला ही बता ही देते हैं। भाई ने डिमांड करा है, भाई बुरा ना मान जाए, है ना? ये आपको पहले से आता है, पता है कहाँ पढ़ा था? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना? अपन क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा? एक अपोजिट, है ना? अब इसमें देखो क्या है, देखिए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड स्ट्रेचिंग फोर्स। अब यहाँ पर दो फोर्स हैं, तो दो वर्क कहेंगे। एक वर्क हम कर रहे हैं, एक वर्क स्प्रिंग कर रहा है। तो एक बार में एक ही फोर्स को लेकर हम चल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखा हुआ है देखिए, एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स। यानी कि जो अपन लगा रहे हैं एफ स्ट्रेचिंग में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो अपन जो लगा रहे हैं, खींच रहे हैं ना उसको, तो हमेशा जब आप खींचोगे इस डायरेक्शन, खींचोगे उसी डायरेक्शन में, तो आपकी जो स्प्रिंग है वो बड़ी या छोटी होगी। अगर उसको दबा रहे हैं तो स्ट्रेचिंग अंदर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी मीन पोजीशन से अंदर छोटी हो जाएगी ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेचिंग वाला हमेशा पैरेलल रहेगा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, थीटा 0, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर अब बात कर लेते हैं किसकी? स्प्रिंग फोर्स जो वर्क कर रहा है वो हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब आगे जा रही है स्प्रिंग तो वो क्या करेगा? पीछे खींचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और इसके पीछे हमेशा थीटा कितना रहेगा? 180। तो इस केस में क्या रहेगा? वर्क हमेशा नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दो फोर्स हैं, तो दो अलग अलग वर्क हम अपन बात करेंगे, ठीक? ये है बहुत आसान है, ठीक? तो स्ट्रेचिंग फोर्स के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव। जो नहीं लिखा है वो क्या लिखोगे तुम? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो क्या आएगा? एज अ थीटा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स इज 180, सो वर्क डन विल बी ओके। चलो नेगेटिव है, देखो स्पेलिंग में अभी कौन सा आपको स्पेलिंग है? वही वहां ए है, ठीक? जब थीटा आपका 90 से ज्यादा, यानी कि ऑब्ट्यूज, जब थीटा क्या हो जाए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूज हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वर्क ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां पर लिख लीजिए एफ एंड एस, ठीक है? थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या आ जाएगा? लिख लीजिए। फिगर बना लिया करिए हमेशा, फिगर नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे बाद में। तो मैंने नेगेटिव वर्क का एक ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूं, कौन सा वाला? जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मोशन करवाते हैं, जैसे इस पेन को अगर मैंने ऐसे ऊपर उछाल दिया तो
तो क्या हो रहा है, जब तक ये हवा में था तब तक एक निगेटिव वर्क इसके ऊपर लग रहा था। ठीक है, अच्छा ये निगेटिव वर्क जो है वही तो इसको रेस्ट पे भी ले आता है। अगर mg ना लगे तो वो जीरो पे पहुंचे ना। मैंने अगर F फोर्स लगा दिया तो ऊपर जाता जाएगा, है ना। जैसे ये देखो अभी नीचे आ रहा है ना, जिस पॉइंट से नीचे आने लगा उस पॉइंट पर ये जीरो आ होगा उसके। अच्छा इसका मतलब एक और चीज बहुत अच्छी बात है, सुनो ध्यान से, बता भी देना, मुझे थोड़ा कम आता है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, अच्छा जिस पॉइंट से नीचे आ रहा है वहां से भी निगेटिव वर्क रहेगा, वहां से पॉजिटिव हो जाएगा। जब तक ऊपर जा रहा है, इवन जब तक वो रेस्ट पे नहीं पहुंच जाता तब तक निगेटिव, उसके बाद तो ठीक। अच्छा ये बताओ, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके कारण जो वर्क हो रहा है वो भी निगेटिव है। जब मैंने इसको नीचे से ऊपर फेंका वो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि भैया जो बल लगाया वो ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो मेरा तो पॉजिटिव हो गया ना। चलो ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, लिख लो। हो गया, ये भी लिख लो। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये लाइन पढ़ो तो तुम्हें समझ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब रिटार्डिंग मोशन होता है तो अपन इसको याद ही कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब है तब वर्क क्या होता है, क्योंकि रिटार्डिंग में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाते हैं बल, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और ये क्या है, F अप्लाइड बाय ब्रेक, और इसको v के साथ लिख देते हैं, S भी लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। सो थीटा विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 90 लिख दें या फिर 180 लिख दें, इक्वल टू हटाओ, थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा W, वो नहीं लिखा मैंने, ऊपर लिख दिया था। ठीक है, ये भी एक केस हो गया। अब मुझे बताओ जीरो वर्क, ये पता है जीरो वर्क यार फर्जी टॉपिक है, मैंने पहले पढ़ा दिया। कब पढ़ा है? क्लास में तो हम भी हैं, है ना, हमें पता ही नहीं। क्यों सौम्या, जीरो वर्क पढ़ाएगी ना हमने? बस कह दो तुम, कहेगी नहीं कहेंगे, जाओ। जीरो वर्क, जब वर्क जीरो हो जाए कब होता है वर्क जीरो? मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब कॉस ऑब्जेक्ट। अरे यार तुम्हें बहुत करी हो ऑब्वियसली, जब फोर्स लगाते हैं अपन और वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, सबसे पहले F sin थीटा के साथ मैंने बताया था और वहीं लिखवाया भी है, वहीं पर एक परपेंडिकुलर के लिखवाया था cos 90 जीरो होता है। वो तुम्हें मिलेगा नहीं कॉपी में, लेकिन हम यहाँ दिखा दें तो पढ़ाया नहीं। ये यहाँ पर मिटा दिया, देखो यहाँ पे पहले पैरेलल लिखा है, वहीं पे परपेंडिकुलर लिखा था, ऊपर F sin थीटा पे लिखा हुआ है, तो वीडियो में तो होगा ही, बच्चों के नहीं करो। ठीक है, तो जीरो वर्क जो अगला टॉपिक है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं लिखवा देता हूँ फिर भी। ये लिख लिया बेटा? यस सर। लिखो भाई, जल्दी लिखो। सर जीरो वर्क का एक एग्जांपल तो बता दो। ये तो एक एग्जांपल हो गया कंपोनेंट वाला, दूसरा एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा एग्जांपल जो तुम्हें सालों से पता है। सर जब वो क्योंकि एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। आंसर बता दिया मैंने। अरे रेडियस सुनते हैं आंसर आता, सर्कुलर मोशन खत्म यार, क्या बात कर रहे हैं, रेडियस बोला मैंने, सुना ही नहीं। ठीक है, तो रेडियस वाला जो केस हो गया, यानी कि जब गोला गोला चक्कर ऐसे लगाते हैं गुरु, तो इस केस में जो v लेके चलो और यहाँ पर लेके चलो, ठीक है, थीटा क्या आ जाएगा हमेशा, फोर्स क्या होता है। अच्छा ये तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है इसमें से? बस छोड़ रहे हैं, खत्म मैडम, 7 बजे अभी जस्ट। ठीक है मैडम, टाइम पे आती है सर, छोड़ो खत्म करो, है ना। ये बताओ भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? v वाला बोल दो, v वाला डायरेक्शन, तो बचाएगी तो वही हो जाएगा, बाहर होगा अंदर होगा, फंस गए। तो इसमें दो होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल की बात करेंगे तो हमेशा रेडियस के लॉन्ग होगा, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे वैसे ही आपको सिखाएंगे ये बातें। ठीक है, अगर ये ना हो, और एक और भाई होता है इसका सेंट्रीफ्यूगल, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल और इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन, बस ये देखो हो गया टॉपिक खत्म तुम्हारा, इतना ही पढ़ाना है उस चैप्टर में, और बैंकिंग और जरूर पढ़ाना है, बस खत्म। उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तो टॉपिक है एक्चुअली में।
चलो बहरहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है, देखो याद रखो हमेशा, जो आपका सर्कुलर मोशन होता है उस केस में जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर के तरफ होता है, रेडियस के अलॉन्ग होता है। तो कहीं पर भी रेडियस अगर बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे, तो रेडियस जब बनाएंगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और देखो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इस तरफ, और इधर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है हमेशा इनके बीच में क्या होगा, एस और एफ के बीच में एंगल कितना होगा, 90। और एक और पॉइंट याद करो, 10th क्लास पढ़ाया था कि जितने टैंजेंट होते हैं यानी जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे आर के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी कि ये एंगल हमेशा 90। ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 आएगा, बिकॉज वही एफ एस कॉस थीटा और कॉस 90 0, तो हमेशा वर्क 0। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उस केस में हमेशा वर्क में क्या होता है, 0। ठीक है, तो 0 वर्क में ये दो चीजें लिख लो। ठीक, एक तो व्हेन एफ इज परपेंडिकुलर टू डी या फिर एस, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज ऑलवेज 0। और एक ये वाला, तो ये वाली लाइन तो ऐसे रटी हुई है, फिगर बनाओ फटाफट। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड in the perpendicular direction of the displacement of body, then the work done is 0. ये क्लास तो आसान थी, अगली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वैसे अगली क्लास भी आसान है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। चलो चाहे एक छोटी सी बात तो लिख के ही जाना आप, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट क्या होती है वर्क की, ये तो बताई नहीं मैंने अभी तक। अच्छा ये यूनिट होती है, डायमेंशन क्या होता है? अच्छा अच्छा, सब कुछ नया हो जाता है। हेलो, पहले से रेडी थी ना डायमेंशन बताने के लिए, और मैं यूनिट पूछता नहीं हूँ जनरली। मैं कभी भी यूनिट जल्दी नहीं पूछता, उसकी गलती नहीं है। ये डायमेंशन के लिए रेडी थी और डायमेंशन में पूछा ही नहीं। तो मैं बोलना शुरू कर दिया तो गाड़ी रुकेगी नहीं। चलो भाई, हो गया, ये लिख लो फटाफट। इसमें लिख सकते हो, इसका कई एग्जाम्पल है, लिख डालो सब, लिख डालो। हम यही कहीं लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा बहुत। न्यूटन यूनिट लिखिए, जूल ऐसा यूनिट है। जब यूनिट लिखे समझा नहीं, ऐसा ही लिख रहे हैं। जब कोई और लिखेंगे तो हमेशा बता देंगे, ऐसा ही में कभी हम ऐसा ही नहीं लिखते, यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो तुमने बताया वो भी गलत नहीं है। क्या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, और अगर किलोग्राम में लिखना हो तो किलोग्राम में कैसे लिखेंगे? फोर्स को किलोग्राम में लिखा जा सकता है ना, F = m में होता है। m क्या हो गया, किलोग्राम, और a क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट। ठीक, तो यहां से आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे ये मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर यहाँ पहले था, तो फोर्स में आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैफ इधर देखो, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये उठा के यहाँ पुट की, एक पहले से मीटर था, मल्टीप्लाई हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ये आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से डायमेंशन बन जाएगा m L2t - 2। डायमेंशन भी लिख लो फटाफट, यहाँ से डायमेंशन आ गया d, क्या आ गया, m L2t - 2। t - 2 क्यों है, न्यूमरेटर में आएगा तो पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर सीजीएस में लिखना हो तो सीजीएस में होती है इसकी यूनिट आर्क, यहाँ लिखूंगा मैं सीजीएस यूनिट, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है, और अगर उसको न्यूटन मीटर के फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखोगे, डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, डाइन इंटू 9, असली वाला डाइन है ना, डाइन। और अगर किलोग्राम के फॉर्म में नहीं, हमें ग्राम के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले को भी कन्वर्ट कर लो, या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन सेम ही रहेगा, क्योंकि वो यूनिट की जो आपका सिस्टम उससे मतलब नहीं है, वो मास लेंथ टाइम को ट्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो वैसे ही रहेगा। ठीक, अब कन्वर्जन लिख लो कुछ। ठीक है, कुछ कन्वर्जन लिख लो, डिपेंडेंसी वाली बात तो बाद पढ़ाएंगे, अभी ये पढ़ा रहे हैं।
लिख रहे हो क्या? लिख लो फटाफट लिख। अब कन्वर्जन लिख लो न्यूमेरिकल के लिए। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, सीजीएस में है वो। कन्वर्जन किससे? एसआई से सीजीएस में। तो रिवर्स करके लिख सकते हैं अपन इसको। अरे यार मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी पूरा, यहाँ लिख रहे हैं। तो 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7, तो यही लिख लो उल्टा एसआई में। तो क्या हो जाएगा? 1 अर्ग बराबर 10 टू द पावर -7 जूल। ठीक है, ये क्या है भाई? यहाँ लिख देता हूँ एसआई टू सीजीएस। ये क्या है? सीजीएस टू। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये अलग है लेकिन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है? देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर, इलेक्ट्रॉन का ही तो वैल्यू है ये। ठीक है, ये जाएगा जूल। ठीक, और जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 20, माफ करना 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये यहीं पे खत्म हो गया एसआई और सीजीएस वाली बात। ठीक है, उसको नीचे मत लिख चले आना। ठीक है, यहाँ ऐसे ये रिवर्सल है, ये बगल का फॉर्मूला इसी का रिवर्सल है। ठीक है, लिखो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 power -13 जूल। लिखिए 1 जूल बराबर 6.25 into 10 power 12, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लास्ट लिखिए 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 power 6 जूल। ठीक है, खत्म। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल से। और तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और खूब पढ़ाई करें, वर्क आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत जल्दी खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू।